अच्छा यार, जो आज हम डिस्कस करेंगे ना वो है कार्डिक टेम्पोनेट। लास्ट टाइम हमने पेरिकार्डाइटिस पढ़ा था। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कार्डिक टेम्पोनेट, बायोमार्कर नेगेटिव। वेरी गुड, ठीक है जी। अच्छा, कार्डिक टेम्पोनेट पढ़ने से पहले ना आपको किसका ट्राइएट पता होना चाहिए कि क्या होता है। कार्डिक टेम्पोनेट का ट्राइएट क्या होता है, किसी को पता है? कार्डिक टेम्पोनेट, बेक्स ट्राइएट जिसको बोलते हैं, ठीक है। जगलर वेनस प्रेशर ज्यादा होता है, और इसके अलावा क्या होता है इसमें? मफर्ड हार्ट साउंड होती है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? ठीक है जी, ये सारे इसके फीचर होते हैं। ओके जी। अच्छा, कार्डिक टेम्पोनेट डिस्कस करने से पहले आप मुझे ये बताएं, कल हमने ऐसी कौन सी डिजीज पढ़ी थी जिसकी कॉम्प्लिकेशन में कार्डिक टेम्पोनेट हो रहा था? ऐसी कौन सी कल डिजीज पढ़ी थी जिसकी वजह से कार्डिक टेम्पोनेट हो रहा था? पेरिकार्डाइटिस। ओके जी, वेरी गुड। इसकी वजह से क्या हो रहा था? पेरिकार्डियल टेम्पोनेट हो रहा था, या कार्डिक टेम्पोनेट इसको बोल लें। यही पढ़ा था ना हमने। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले ना इसकी इंपॉर्टेंट कॉज लिख लें। कार्डिक टेम्पोनेट होता क्यों है? आपने लिखना है कि कार्डिक टेम्पोनेट की अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लेबेबल जेम्स में भी था ये। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसकी? तो आपने बताना स्टैब वाउंड। कोई ना कोई इसको क्या हो गया, ट्रॉमा हो गया। ट्रॉमा की वजह से फॉर एग्जाम्पल स्टैब वाउंड उसका किधर हुआ? लेफ्ट निपल पे हुआ। अब आपको लेफ्ट निपल पे कौन सा वाल्व होता है? हाँ जी, लेफ्ट निपल पे कौन सा वाल्व होता है? लेफ्ट निपल पे माइट्रल वाल्व होता है। किस इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है ये? जल्दी जल्दी बताएं। किस इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है? फोर्थ, और कुछ बुक्स क्या लिखती हैं, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है ये, ठीक है। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे क्या होता है? आपका लेफ्ट निपल होता है। वहां पे कोई इंजरी हुई, कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा की वजह से आपका माइट्रल वेल्व डैमेज हो गया। जब आपका माइट्रल वेल्व डैमेज होगा तो माइट्रल वेल्व क्लोज नहीं होगा। जब आपका माइट्रल वेल्व क्लोज नहीं होगा तो ब्लड में, हार्ट में ब्लड ज्यादा देर रहेगा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कार्डिक टेम्पोनेट कहते हैं ना, जब ब्लड ज्यादा यहाँ पे इकट्ठा हो जाए। ठीक है, समझ में आ गई कैसे कार्डिक टेम्पोनेट होता है? दूसरा क्या हो सकता है? पेरिकार्डाइटिस करवा सकता है इस पेशेंट के अंदर का। पेरिकार्डाइटिस कल आपको बताया था कि कैसे ये करवाता है कार्डिक टेम्पोनेट। तो हम कह सकते हैं कि पेरिकार्डाइटिस करवा सकता है। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं। ओके जी, करवा सकता है। आप देखें, जो चीजें पेरिकार्डाइटिस करवा रही थी, जो मैंने आपको ऐसी ऑटोइम्यून डिजीजेस बताई थी, क्या वो करवा सकती हैं? फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट को एसएलई था, या उस पेशेंट को टीबी था, या उस पेशेंट को कोई ना कोई इन्फेक्शन था, इस सब की वजह से क्या हो रहा था बच्चों? पेरिकार्डाइटिस हो रहा था। ठीक है, और पेरिकार्डाइटिस क्या की कॉम्प्लिकेशन क्या है? कार्डिक टेम्पोनेट है ना, तो कार्डिक टेम्पोनेट ये सारी चीजें करवा सकती हैं। पहले उन्होंने पेरिकार्डियम को डैमेज किया, जब पेरिकार्डियम को डैमेज कर देंगे तो नीचे जो हार्ट पड़ा उसको डैमेज करेंगे, क्योंकि ये पेरिकार्डियम किस पे होती है? हार्ट पे ही होती है ना, हार्ट के इर्द गिर्द। तो जब उसको डैमेज कर देंगे तो आगे वेल्व भी डैमेज कर देंगे। जब ये वेल्व डैमेज करेंगे तो ब्लड वेल्व सही तरह बंद नहीं होंगे। तो जब सही तरह वेल्व बंद नहीं होंगे तो ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, ब्लड कलेक्ट होगा। तो क्या ये पेरिकार्डियल टेम्पोनेट या कार्डिक टेम्पोनेट करवा सकते हैं ये सारी चीजें? जल्दी जल्दी बताएं। ये सारी चीजें करवा सकती हैं? हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बताएं। करवा सकती हैं, ठीक है जी। ओके जी, अगर ये सारी चीजें करवा सकती तो ये सारी चीजें आपने किधर लिखनी है इसकी कॉज में? अगर पूछा जाए, दोबारा रिपीट करूं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डिक टेम्पोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, तो आपने लिखना है स्टेप बाउंड, या कोई ना कोई ट्रॉमा किधर हो जाए, लेफ्ट निपल पे हो जाए। अगर पूछा जाए लेफ्ट निपल पे क्यों, तो आपने बताना है कि जितना भी हमारा सिस्टेमिक प्रेशर है, जितना भी हमारा पूरी बॉडी को आगे मिलना है, ब्लड मिलना है, वो लेफ्ट साइड हार्ट ही देती है। तो अगर लेफ्ट साइड ही डैमेज हो गई तो ब्लड सही तरह बाहर निकलेगा नहीं। तो जब ब्लड सही तरह बाहर नहीं निकलेगा, हार्ट वाली एरिया पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, पेरिकार्डियल स्पेसिस में चला जाएगा। पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, कार्डिक टेम्पोनेट करवा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गई ये वाले सारे पॉइंट? जल्दी जल्दी बताएं। ओके जी, अगर क्लियर है, ठीक है जी, ओके। ये सारी कॉजेज लिख लें। अच्छा, अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर की, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने पढ़ लिया क्या क्या होता है, आप ही मुझे बता रहे हैं। हाइपोटेंशन होती है इस पेशेंट के अंदर, और आपने मुझे इसका क्या बताया? जगलर वेनस प्रेशर इंक्रीज कर जाता है इस पेशेंट का, डिस्टेंशन जिसको आप बोलते हैं। तीसरी चीज आपने मुझे क्या बताई, इसके अंदर मफल्ड हार्ट साउंड होता है। ये तीनों चीजें आपने मुझे बताई, ठीक है। अब ये क्या, इसका हम दूसरा इसको नाम क्या देते हैं? बैकस्ट्राइएड बोलते हैं। किसी पेशेंट को पता ये क्यों हो रहा होता है? हर जगह हमने आंखें बंद करके रट्टा लगा लिया, बैक स्ट्राइएड होता है, बैक स्ट्राइएड होता है।
जुगुलर वेनस प्रेशर बढ़ता है, मफल्ड हार्ट साउंड होती है, इसमें हाइपोटेंशन होती है। देखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, जब आपका, अब इसको इन तीनों को डिस्कस करने लगा हूं। देखें, जब आपका हार्ट से ब्लड ही बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, जब हार्ट से ब्लड बाहर नहीं जाएगा तो पूरी बॉडी को मिलेगा नहीं, कार्डिक आउटपुट कम होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगी, तीनों चीजें कम हो गई। जब ये सारी चीजें कम होगी, बॉडी को ब्लड नहीं मिल रहा, तो क्या हाइपोटेंशन होगी पूरी बॉडी में? हाइपोटेंशन होगी। नंबर वन इंपॉर्टेंट बात। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने क्या बताया था इसमें? मफल्ड हार्ट साउंड होती है। अब मफल्ड हार्ट साउंड के मतलब आपको S1 और S2 क्लियर साउंड सुनाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि आपके हार्ट पे क्या है बच्चों? फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, आपका ब्लड वहां पे सारा एक्यूमुलेट हुआ, बाहर नहीं निकल रहा, इसीलिए ना ही आपको S1 की समझ आ रही है, ना ही S2 की समझ आ रही है। दिस इज नोन एज मफल्ड हार्ट साउंड। क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पे क्या है? टेम्पोनेट, वहां पे ब्लड इकट्ठा हुआ है। ठीक है। नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या मैंने आपको बताया? जगुलर वेनस प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। अब ये देखें कैसे इंक्रीज कर रहा है। जब बच्चों आपका हार्ट ही काम नहीं कर रहा, हार्ट काम नहीं कर रहा, तो हार्ट में कौन ब्लड देती थी? जगुलर वेन आपका ब्लड देती थी ना। हार्ट में ब्लड, अपर लिम्ब का ब्लड आता था वो जगुलर वेन से आता था राइट हार्ट में। ठीक है, सुपीरियर वेना कैवा में वो आगे राइट हार्ट में ट्रेन करती थी। अब आपका बैक फ्लो होगा ब्लड का, तो जब बैक फ्लो होगा वो किधर जाएगा? जगुलर वेन के अंदर जाएगा। तो जब वो जगुलर वेन के अंदर जाएगा, जगुलर वेनस डिस्टेंशन नहीं करवाएगा। तीनों पॉइंट समझ में आ गए कैसे ये सारा ट्राइएड बना? हाँ जी, सबको समझ आ गई तीनों पॉइंट कार्डिक टेम्पोनेट वाले पेशेंट के अंदर? ओके, अच्छा रिपीट कर दूं? कौन सा आपसा पॉइंट रिपीट कर दूं? एक दफा मैं सारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि जो हमने इसके अंदर पढ़ा है, हाइपोटेंशन होती है, जगुलर वेनस प्रेशर इंक्रीज करता है और मफल्ड हार्ट साउंड होती है। हाइपोटेंशन बच्चों इसमें इसलिए होती है, आपके हार्ट के अंदर ब्लड जो इतना ज्यादा कलेक्ट हो गया है, आपका मैंने कहा लेफ्ट निपल पे डैमेज हुआ, उसकी वजह से आपका माइट्रल वाल्व बंद नहीं हुआ। माइट्रल वाल्व बंद नहीं होगा तो हार्ट के इर्द गिर्द ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। जब हार्ट के इर्द गिर्द ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, हार्ट से बाहर नहीं जाएगा, पूरी बॉडी को मिलेगा नहीं, कार्डिक आउटपुट कम, स्ट्रोक वॉल्यूम कम, इजेक्शन फ्रैक्शन कम। तो अगर ये सारी चीजें कम होगी, बॉडी को ब्लड नहीं मिल रहा, तो हाइपोटेंशन नहीं होगी, ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा उस पेशेंट का, डेफिनेटली कम होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मफल्ड हार्ट साउंड होता है। मफल हार्ट साउंड इस पेशेंट के अंदर इसलिए होता है कि हार्ट के अंदर फ्लूइड इतना ज्यादा इकट्ठा हुआ होता है, आपका जो थोड़ा बहुत आपका माइट्रल वाल्व, जो वो सेमिल्यूनर वाल्व्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, बंद भी हो रहे हैं ना, तो उसकी S1 और S2 में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे आप। दिस इज नोन एज मफल्ड हार्ट साउंड। क्यों? क्योंकि ब्लड ज्यादा है हार्ट के अंदर। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जगुलर वेनस डिस्टेंशन हो रही है। अब जगुलर जगुलर वेनस क्यों डिस्टेंशन हो रही है, प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है कि जब आपके हार्ट के अंदर ब्लड इतना ज्यादा इकट्ठा होगा, तो वो वापस वेन्स में जो पीछे उसके अंदर जाएगा, स्पेसिफिकली जब वो जगुलर वेन के अंदर जाएगा ना, जो अपर लिम्ब का ब्लड लेके आ रही होती है आपकी, ठीक है, जगुलर वेन के अंदर जाएगा, सब क्लेवियन वेन होती है वो जगुलर वेन के अंदर ड्रेन करती है। तो जब जगुलर वेन के अंदर होगा, वो क्या कहते हैं, ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, एक्सिलरी वेन उसके अंदर ड्रेन करती है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों? जगुलर वेनस डिस्टेंशन हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर बढ़ जाएगा उसके अंदर। समझ आ गई अब ये वाला पॉइंट, जगुलर वेनस डिस्टेंशन कैसे होती है? और इस पेशेंट समझ आ गई तीनों बैक स्ट्राइएड वाले पॉइंट? हाँ जी हफ्सा। हाँ जी, हाँ जी। ओके जी, अगर आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब देखें, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है? देखें, इस पेशेंट के अंदर ना टैकीकार्डिया होता है। ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि भाई आपने अभी कहा कि इस पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन होती है, दूसरी आप बात कर रहे हैं कि इसके अंदर टैकीकार्डिया होता है। तो अगर टैकीकार्डिया होगा तो हाइपोटेंशन कैसे होगी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो आपने बताना, हार्ट हार्ट की दो स्टेजेस होती हैं, एक होती है कॉम्पनसेटेड, दूसरी होती है डीकम्पनसेटेड। जब शुरू में हाइपोटेंशन हो रही होती है ना आपकी बॉडी में, तो हार्ट पता क्या करता है? हार्ट को पता चलता है कि ब्लड कम मिल रहा है पूरी बॉडी को, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के जरिए हार्ट जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, टैकीकार्डिया करवा देता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पेशेंट के अंदर क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये पूछता है एग्जामिनर, क्या कार्डिक टेम्पोनेट वाले पेशेंट के अंदर ब्रेडिकार्डिया हो सकता है? आपने कहना जी हो सकता है। अर्ली स्टेज पे उसका टैकीकार्डिया, हार्ट जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी तरीके से मैं ब्लड पूरी बॉडी को दे दूं, लेकिन एक टाइम आएगा हार्ट भी थक जाएगा, उसकी भी बस हो जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। अपनी बुक पे लिख ले, लेट स्टेज पे जाके ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक ब्रेडिकार्डिया वाला पॉइंट? और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है? ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है,
टैकीपनिया हो सकता है, पेशेंट जोर जोर से सांस लेगा, जब आपको पता हाइपोटेंशन हो रही है, ब्लड मिल ही नहीं रहा पूरी बॉडी को, तो वो सांस भी तो जोर जोर से लेगा कि किसी तरीके से वो कंपनसेट कर दे। ठीक है, इसीलिए इस पेशेंट के अंदर टैकीपनिया हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, फटीग हो सकती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पेशेंट के अंदर पता क्या हो सकता है, शॉक भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। अब इसमें मुझे बताएं, जब पूरी बॉडी को ब्लड नहीं मिल रहा तो कौन सा शॉक होता है? हाँ जी, जब बॉडी को ब्लड नहीं मिल रहा तो कौन सा शॉक होता है? बताएं बताएं, कौन सा शॉक होगा इस पेशेंट के अंदर? सो तो नहीं कि वेरी गुड जैन, हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, जब हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, ब्रेन को ब्लड ही नहीं मिलेगा, ब्रेन की डेथ होगी। अगर ब्रेन की डेथ डेथ होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपकी पूरी बॉडी भी गई। समझ में आ गई सारे इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट? क्लियर है यहाँ तक सारे? ओके जगह क्लियर है। अच्छा, अब इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है? इस पेशेंट को डायग्नोज ऐसे करना है, सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इकोकार्डियोग्राफी। मैंने आपको बताया इकोकार्डियो क्या क्या, इकोकार्डियोग्राफी क्या है, आपके हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बता रही होती है ना, हार्ट अल्ट्रासाउंड भी जिसको मैंने कहा था बोलते होते हैं, कंप्लीट आप उसकी एग्जामिनेशन करोगे। ठीक है, और इस पेशेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आता है, एक्सरे करते होते हैं। एक्सरे पे आपको पता क्या मिलेगा, चेस्ट एक्सरे पे वाटर, ये सॉरी ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हुआ ना पेरिकार्डियल स्पेसिस में, पेरिकार्डियम में, तो हमें वाटर बॉटल शेप हार्ट मिलेगा। जैसे पानी की बोतल के अंदर पानी नहीं इकट्ठा हो रहा हुआ होता है, इसी तरह हार्ट भी इकट्ठा हुआ होगा ब्लड से, फ्लूइड से। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलर या वाटर बॉटल शेप हार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा उसको क्या हो रहा है, कार्डिक टेम्पोनेट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा अगर उसका ब्लड इकट्ठा हो रहा है। समझ में आ गई? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? वाटर बोतल वाला एमसीक्यूज आपने नहीं भूलना। एक मैंने आपको बूट शेप का बताया था, एक बॉक्स शेप हार्ट होता है, ठीक है, एक बनाना शेप हार्ट भी होता है, और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, वाटर बॉटल शेप हार्ट। अगर कहते हो तो मैं रिपीट कर दूं, नहीं तो आगे चलें इसका ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट में ना सबसे पहले पता क्या होता है, ट्रीटमेंट में अगर तो पूछा जाए इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, तो आपने बताना है कि हम इसके अंदर ना पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते होते हैं। ठीक है, अब पेरिकार्डियोसेंटेसिस क्या होता है कि इसके अंदर निडल के जरिए ना आप, ठीक है, जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ होता है पेरिकार्डियम में उसको क्या कर लेते हैं, ड्रेन कर लेते हैं। ये इसका क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अगर इसमें एग्जामिनर पूछे, अगर पूछे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो आपने इसके अंदर बताना है इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, इको कार्डियोग्राफी बतानी है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए। अगर आपसे वो बैकस्ट्राइएड का पूछे तो आपने बताना है कौन सा पेशेंट है, कार्डिक टेम्पोनेट का पेशेंट है। तीन एमसीक्यूज हो गए इसके अंदर से। ठीक है, और इस पेशेंट के अंदर क्या हो गया, हम वॉल्यूम बाहर से इसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आईवी फ्लूइड्स देंगे। अब आईवी फ्लूइड्स क्यों देंगे, हम आईवी फ्लूइड्स इसलिए देंगे, आईवी फ्लूइड जब देंगे तो हम बाहर से जब फ्लूइड दे रहे हैं ना, तो वो आगे किधर जाएगा, हार्ट के अंदर जाएगा। हार्ट के अंदर जाके फॉर एग्जांपल शुरू में अगर टैकीकार्डिया हमारे पास हुआ ना, तो एक बीट पे भी हार्ट इतना ज्यादा ब्लड बाहर निकाल देगा कि कुछ हद तक आपकी बॉडी कंपनसेट कर सके उसको। ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम एक्सपेंशन करेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे इस पेशेंट के अंदर। समझ में आ गई? अगर आपसे पूछे हम वो बच्चे, मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक डिजीज में देखते हैं बनाना शेप हार्ट, अब इसको छोड़ दो। टेट्रा उसके अंदर देखते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स के अंदर देखते हैं। जब हम कंजेनाइटल डिजीजेस पढ़ेंगे ना, मैंने वैसे इसका यहाँ पे नाम लिया था, फिर मैं आपको बताऊंगा ये वाला, ये पॉइंट क्यों भी देखते हैं हम। ठीक है, इस पॉइंट को छोड़ दें, वाटर बॉटल शेप हार्ट। अब आप यहाँ पे रहे सिर्फ, क्या मैंने बताया, आईवी फ्लूइड दे सकते हैं इसके अंदर, और क्या कर सकते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस इस पेशेंट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन कार्डिक टेम्पोनेट वाले इसके अंदर से? अच्छा, आईवी फ्लूइड वाली बात बता दूं, देखो हफ्सा जब पूरी बॉडी में फ्लूइड जा ही नहीं रहा, ठीक है, तो हम इसको बाहर से जब आईवी फ्लूइड देंगे ना, एक्यूट स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे, मैंने आपको कहा था कि टैकीकार्डिया होता है इस पेशेंट के अंदर ना, तो जो थोड़ा बहुत ब्लड भी जाएगा ना हार्ट के अंदर, फ्लूइड भी जाएगा, आपको पता राइट हार्ट में जाता है वो सीधा। ठीक है, वेनस वेनस इसके जरिए, ठीक है, वेन्स के जरिए। आप उसको जब बाहर से आईवी फ्लूइड दोगे, वो सीधा जाएगा वेन्स के जरिए हार्ट में जाएगा, तो एक बीट पे भी इतना ज्यादा ब्लड निकल जाएगा कि पूरी बॉडी में अगर ब्लड कम भी है ना,
तो थोड़ा बहुत उससे ना कॉम्पनसेट हो सकता है। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर भी हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। अगर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा जाए तो क्या करना है बच्चों, पेरिकार्डियोसेंटेसिस करना है। अब आपको पता है पेरिकार्डियोसेंटेसिस किस लेवल पे करते होते हैं, किसी को पता है पेरिकार्डियोसेंटेसिस किस लेवल पे करते हैं? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, इस पे हम करते हैं क्या, पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, हम अपर पार्ट पे करेंगे कि लोअर पार्ट पे करेंगे? हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे रिब्स है ना हमारे पास, ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, ये इधर हार्ट पड़ा हुआ हमारे पास। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक इसका अपर वाला पार्ट है, एक लोअर वाला पार्ट है। जब हम पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे इस पेशेंट के अंदर, मुझे ये बताएं अपर पार्ट पे करेंगे कि लोअर पार्ट पे करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसके अपर पार्ट पे करेंगे। अब आप ये भी पूछ सकते हैं जी अपर पार्ट पे क्यों करेंगे? अपर पार्ट, हाँ अपर पार्ट पे करेंगे, इसकी रीजन ये है कि लोअर पे हमारे पास क्या पड़ी होती है, वेन आर्टरीज नर्व्स गुजरी होती हैं। ठीक है, अगर आप बाहर से यहाँ पे पेरिकार्डियोसेंटेसिस करोगे तो इसको डैमेज कर दोगे। इसीलिए काफी एहतियात से ध्यान से अपर पार्ट पे रह के पेरिकार्डियोसेंटेसिस करनी होती है। अच्छा, अगर इससे भी फर्क ना पड़े ना तो पेरिकार्डियल विंडो करते होते हैं। अब पेरिकार्डियल विंडो क्या होता है, जो हार्ट के इर्द गिर्द सैक होती है ना पेरिकार्डियम की, हम इसको काट देते हैं। ठीक है, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं इसका एक पार्ट, ताकि हम क्या कर सकें, जो इसके अंदर फ्लूइड ओवरलोड हुआ ना उसको ड्रेन कर सकें। दिस इज नोन एज पेरिकार्डियल विंडो। समझ में आ गई पेरिकार्डियल विंडो क्या होती है? हम सर्जिकली प्रोसीजर करते हैं, हार्ट के इर्द गिर्द जो सैक सैक होती है उसको रिमूव कर देते हैं पेरिकार्डियम की, और फ्लूइड को क्या कर लेते हैं, ड्रेन कर लेते हैं, फ्लूइड को निकाल लेते हैं हार्ट से। दिस इज नोन एज पेरिकार्डियल विंडो। ये हम तब करते हैं जब हमारे पास लेट स्टेज में चला जाए, जब हम बैक स्ट्राइएट देख रहे होते हैं उस पेशेंट के अंदर ना, इसीलिए हम क्या करते हैं उसके अंदर पेरिकार्डियल विंडो कर देते हैं। समझ आ गई? हाँ जी, बाकियों को भी समझ आ गई? ओके, जगह समझ में आ गई। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा डिस्कस करते हैं, अगर ये वाला आपको सारा समझ में आ गया है। इसके बाद इसको एक दफा रीड भी करना है, रीड अब इसको एंड पे कर लेंगे। पहले हम क्या करते हैं, वेल्वुलर हार्ट डिजीज को डिस्कस कर लेते हैं। वेल्वुलर हार्ट डिजीज में क्या क्या आएगा, सबसे पहले हम देखते हैं अयोटिक स्टेनोसिस क्या होता है। ठीक है, अयोटिक स्टेनोसिस, फिर इसमें जितने भी मरमर वगैरह है वो भी देख लेंगे। अयोटिक स्टेनोसिस में पता बच्चों क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अयोटिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट के अंदर ना, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकुलर। यहाँ पे माइट्रल वाल्व पड़ा होता है, यहाँ पे एओर्टिक वाल्व पड़ा होता है। अब स्टेनोसिस नाम से पता चल रहा है कि क्या हो गया, हार्ट का जो ये वाल्व है, अयोटिक वाल्व है, ये तंग हो गया। ठीक है, अब ऐसी कौन सी कॉजेज हैं जो इसके इस वाल्व को तंग कर सकती हैं? ऐसे पल्मोनरी वेन से ब्लड आया, चार पल्मोनरी वेन होती हैं, लेफ्ट एट्रियम में आया, माइट्रल वाल्व को क्रॉस किया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर में गया। अब अयोटिक स्टीनोसिस में ऐसी कौन सी कॉजेज हैं जो क्या कर सकती हैं, इसको स्टीनोज कर सकती है? नंबर वन, कैल्सिफिकेशन। अब कैल्सिफिकेशन भी कौन सी होती है, दो तरह की होती है। एक होती है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन और दूसरी कौन सी होती है, डिस्ट्रोफिलिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, यहाँ कैल्शियम बॉडी में बढ़ गया या किसी डिजीज की वजह से क्या होगा, अयोटिक वेल्व पे आके क्या हुआ, कैल्सिफिकेशन हुई। जब अयोटिक वेल्व पे कैल्सिफिकेशन हुई, ये ऐसे यहाँ से तंग हो गया। ठीक है, दिस इज नोन एज अयोटिक स्टीनोसिस, वेल्व तंग हो गया। नंबर वन, किसी भी ऑटोम्यून डिजीज की वजह से क्या हो गया, फाइब्रोसिस होगी। ये जो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइब्रोसिस होगी दोबारा अयोटिक वेल्व पे, तो फिर भी क्या हो जाएगा, अयोटिक वेल्व तंग हो जाएगा। ये भी क्या करवा सकती है आपकी, अयोटिक स्टीनोसिस करवा सकता है। नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मली नॉर्मली ना हार्ट के तीन कस्प होते हैं। ठीक है, तीन पार्ट होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, दो पोस्टीरियर होते हैं, एक इंटीरियर होता है। ठीक है, कंजेनाइटली अगर उस पेशेंट के अंदर दो कस्प हैं, ठीक है, एक इधर होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, ये वाला है ही नहीं है, ये ऐसे वाल्व बनेगा फिर इसका। ठीक है, वाल्व भी छोटा बन रहा है, दो इसके कस्प हैं, तो क्या होगा, फिर भी इस पेशेंट के अंदर सही तरह अयोटा खुलेगा नहीं, अयोटिक स्टीनोसिस हो जाएगी। एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि अगर उसके दो कस्प हैं तो फिर कौन सी डिजीज हो सकती है इसके अंदर, तो आपने बताना अयोटिक स्टीनोसिस हो सकती है। अगर इसका एक कस्प ही एब्सेंट है, एक पार्ट अयोटा का एब्सेंट है, उस केस में भी क्या हो सकता है, अयोटिक स्टीनोसिस हो सकती है। और ये मोस्ट लाइकली अयोटिक, अगर पूछा जाए किन एज में होती है फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन, तो आपने बताना है
कि 60 ईयर से जब पेशेंट की एज ज्यादा हो जाती है ना, तो क्या हो जाता है, तो इनके अंदर चांसेस होता है फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन का। जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, वो पूछता है कि 60 ईयर से एज ज्यादा है और उसके अंदर क्या है, सिनकोप है, अंजाइना वाले फीचर आ रहे हैं, और उसके अंदर क्या है, डिस्नी है। सैड के नाम से इसके आते हैं, क्या कहते हैं, क्लिनिकल फीचर। ठीक है, सैड के नाम से एग्जामिनर मेंशन करता है, एक पेशेंट है 60 ईयर से एज ज्यादा, उसकी सिनकोप है, उसको अंजाइना है, डिस्नी है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो इसका आंसर क्या होगा, अयोटिक स्टीनोसिस होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, अयोटिक स्टीनोसिस वाले पेशेंट के अंदर हम मरमर कौन सा सुनेंगे? किसी को पता है कौन सा मरमर सुनेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अयोटिक स्टीनोसिस वाले पेशेंट के अंदर मरमर, हाँ जी, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। इजेक्शन सिस्टोलिक का दूसरा नाम क्या है? इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर का दूसरा नाम क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मरमर, ये भी लिख लें। ठीक है, क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मरमर बोलते हैं। अच्छा, अब मैं ये भी बता देता हूँ कि ये हम मरमर क्यों सुनते हैं। मरमर होता क्या बेसिकली, अब नॉर्मल हार्ट साउंड होती है ना। देखें, जब आपका एक ये वेल्व है, अयोटिक वेल्व है, ये है ही तंग, तो ये जब सही तरह ये इतना ये पहले ही तंग है, जब इसमें से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड आया, इसके अंदर अब आगे किधर जाना है, अयोटा में जाना है ना इसने। ठीक है, अब ये एरिया ही तंग है पहले ही, तो जब ये दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड निकल के अंदर इसके अंदर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसकी जो S2 आनी थी ना, अब वो नॉर्मल नहीं आएगी, उसकी आवाज ठीक नहीं आएगी। इसकी वजह से जो मरमर प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। ठीक है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट बात और कोई नहीं है। इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर इस पेशेंट के अंदर हम सुनते होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर अयोटिक स्टीनोसिस है, इसका जो हार्ट साउंड है, एबनॉर्मल हार्ट साउंड है, वो किस तरफ रेडिएट करती है? हाँ जी, किस तरफ रेडिएट करती है? बेसिक्स वालों को ये बात पता होगी। मरमर की जो एयोटिक स्टेनोसिस है, किस तरफ रेडिएट करेगी हार्ट साउंड? कैरोटिड की तरफ रेडिएट करेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये भी लिख लें, कैरोटिड की तरफ हार्ट साउंड इसकी रेडिएट करेगी, किसकी, अयोटिक स्टेनोसिस की। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखें, क्लिनिकल फीचर मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर सिनकोप होता है, अंजाइना वाली पेन होती है। सिनकोप क्या होता है? सिनकोप पता क्या होता है? सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जब आपकी बॉडी को ब्लड ही नहीं मिला। ठीक है, जब बॉडी को ब्लड नहीं मिला, हार्ट ने आगे ब्लड किसको देना होता है, ब्रेन को नहीं देना होता। जब ब्रेन को ब्लड सही तरह नहीं मिलेगा, तो एकदम आपकी कॉन्शियस लॉस हो जाएगी, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसीलिए हम क्या देखते हैं इस पेशेंट के अंदर, सिनकोप देखते हैं, हार्ट पेन देखते हैं, अंजाइना जिसको आप बोलते हैं, और डिस्निया बोलते हैं। पेशेंट जोर जोर से सांस लेगा। ठीक है, सिनकोप, अंजाइना, डिस्निया, वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर। ऐसे ही एग्जामिनर पूछता है सैड को मेंशन करके इन तीनों को। ठीक है, और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, देखें, मैंने आपको जब हाइपरट्रॉफी की दो टाइप्स बताई थी, याद है किसी को? हाइपरट्रॉफी की दो टाइप्स बताई थी, कौन कौन सी बताई थी? शुरू में बताई थी जब हम कार्डियोमायोपैथी पढ़ रहे थे, कौन कौन सी? कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी और दूसरी इसेंट्रिक। अब आप मुझे बताएं इसके अंदर कौन सी हाइपरट्रॉफी होगी? कॉन्सेंट्रिक, वेरी गुड। इसके अंदर कौन सी होगी? कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी इस पेशेंट के अंदर होगी, ब्लड आएगा ही कम। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी इस पेशेंट के अंदर होगी। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर ना, अगर पूछा जाए अयोटिक स्टीनोसिस वाले पेशेंट के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, हम कौन सा एनीमिया देखेंगे? किसी को पता है ये वाला पॉइंट? हम अयोटिक स्टीनोसिस वाले पेशेंट के अंदर कौन सा एनीमिया देखेंगे? वेरी गुड शिराज, हीमोलिटिक एनीमिया देखेंगे। अब मुझे इसकी रीजन भी बताओ क्यों देखेंगे, हीमोलिटिक एनीमिया क्यों देखेंगे? जल्दी जल्दी बताओ, हीमोलिटिक एनीमिया क्यों देखेंगे इस पेशेंट के अंदर? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। बिकॉज आरबीसी ब्रेक होगा स्टीनोसिस वाली जगह पर, वेरी गुड। जब आपको पता है अयोटिक वेल्व पे क्या है, ये देखें, ये अयोटिक वेल्व है, ये ऐसे तंग है, तो जब यहाँ से आरबीसी गुजरेंगे ना, तो ये टूटेंगे। जब ये आरबीसी टूटेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया। और आपको पता है ये किसके अंदर टूट रहे हैं, वेसल्स के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो एंजियोपैथिक, एंजियो ब्लड वेसल ही होती है ना, एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब इसमें पूछते हैं आरबीसी की शेप क्या होती है। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर से गुजर रहे हैं, अयोटा में से गुजर रहे हैं, आरबीसी की ब्रेक डाउन हो रही है, जब आरबीसी की ब्रेक डाउन होगी, तो किस शेप के आरबीसी होंगे? अब ये भी बताओ। हाँ जी, किसी को पता है?
किस शेप के आरबीसी बन जाएंगे इस पेशेंट के अंदर? नॉर्मली तो कनकेव होती है ना, अब कौन से होंगे? सिकल शेप नहीं, हेलमेट शेप आरबीसी, जैसे हेलमेट नहीं होता वो शेप बन जाएगी इसके अंदर। ठीक है, हेलमेट शेप आरबीसी बोलेंगे हम इसको। समझ आ गई? आयोटिक सिनोसिस वाले पेशेंट के अंदर पूछा जाए तो कौन से इसकी शेप बन जाएगी, तो आपने बताना हेलमेट शेप होती है, जिसको हम शिस्टोसाइट भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम होता है वो शिस्टोसाइट होता है, इसको हेलमेट शेप आरबीसी भी हम बोल रहे होते हैं। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आयोटिक सिनोसिस में से? क्लियर है ये वाला सारा? कोई पॉइंट रहा तो नहीं गया? ओके जी, अगर ये वाला सारा क्लियर हो गया। अच्छा, अब इस पेशेंट को हमने क्या करना है, डायग्नोज कैसे करना है। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात आपने इसके अंदर याद रखनी है, इकोकार्डियोग्राफी करते होते हैं बस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। इकोकार्डियोग्राफी मैंने आपको पता क्या बताया शुरू में, हार्ट की कंप्लीट वो आपको बता देगा, इसकी वेल्व को क्या इसकी कंडीशन है, इसके हार्ट की क्या कंडीशन है। अगर पूछा जाए, वो मेंशन कर दे एक पेशेंट है उसको सिनकोप है, साथ उसको एंजाइना है, ठीक है, 30, उसकी 60 ईयर से ज्यादा एज है, ठीक है, साथ में मेंशन कर दे उसको डिस्नी है, ठीक है, साथ में वो ये पूछ ले व्हाट इज मोस्ट लाइकली इन्वेस्टिगेशन, नंबर वन पूछ ले इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो आपने बताना है इसको अयोटिक स्टेनोसिस है। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, इकोकार्डियोग्राफी। अगर वो आपसे पूछ ले ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा इस पेशेंट के अंदर, तो आपने बताना है जी इसका वेल्व रिप्लेसमेंट होगा बस। इतनी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। समझ आ गई? अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछ ले और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछ ले। ओके जी। अगर आपसे वैसे पूछे, अगर हमारे पास क्लिनिकली पेशेंट आएगा तो क्या कैसे आप उसको देखोगे, आपने बताना है इसके अंदर हम ना पल्सिस, पैराडॉक्सिस देखेंगे। अब ये पता क्या कंडीशन होती है, आपकी बुक पे भी लिखा है कि जो आपकी कैरोटिड की तरफ पल्स जा रही है ना वो वीक होंगी, वीक और डिलेड पल्स होगी किसकी तरफ, कैरोटिड की तरफ। क्यों? क्योंकि आपका जो आपका एस ये है, क्या उसे कहते हैं, अयोटिक वेल्व है ना, ये स्टीनोज है, इसलिए इसके अंदर क्या होगे हम वीक पल्सेस देखेंगे कि आपकी ब्रेन की तरफ। इसीलिए तो जो उसको सिंकोप हो रहा था। अब आपको पूछो जी, सिंकोप मैंने आपको बताया था, जब अयोटा में से ब्लड निकलता है, बॉडी में ब्लड जाता है, फिर ही तो वो आपका ब्रेन की तरफ जाता है। मैंने आपको यही बात बताई थी ना कि असेंडिंग अयोटा निकलता है, फिर आर्च ऑफ अयोटा निकलता है, उधर से कैरोटिड आर्टरीज निकलती हैं, फिर जाती है आपकी ब्रेन की तरफ। ये बात मैंने आपको बताई थी ना। अब जब इस पेशेंट के अंदर क्या हो गया, अयोटिक सिनोसिस होगी, जब इस पेशेंट के अंदर अयोटिक सिनोसिस होगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से ब्लड कम निकलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से जब ब्लड कम निकलेगा, अयोटा में वो कम आएगा, जब वो अयोटा में कम जाएगा वो कैरोटिड पे भी कम जाएगा, जब वो कैरोटिड पे भी कम जाएगा तो जो पल्स होगी, जो हमारी वो क्या कहते हैं, हम प्रेशर चेक करेंगे कैरोटिड आर्टरी में, वो कम होगा एज कम्पेयर टू अयोटा वाले में। क्यों? क्योंकि ब्लड ही कम बाहर जा रहा है। इसीलिए हम इस कंडीशन का क्या बोलते हैं, पल्सिस पेरुस टार्डिस बोलते हैं। ठीक है, वीक और डिलेड पल्सेस होंगी इस पेशेंट के अंदर। समझ आ गई? ये वाला पॉइंट समझ आया? ओके जी, ओके, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं किसकी, माइट्रल। ओके, जगह क्लियर है। माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस की, अगर तो माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस, माइट्रल वेल्व होता किधर है, पहले इसकी मुझे लोकेशन बताओ सारे, नॉर्मल एनाटमी बताओ, माइट्रल वेल्व किधर होता है, माइट्रल वेल्व किधर होता है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड, पूरी पूरी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड, हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो, क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। ओके जी, मिड क्लेविकुलर लाइन, यहाँ पे लोकेशन होती है इसकी। अब देखें माइट्रल स्टेनोसिस की क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं। पहले तो ये क्वेश्चन आता है ना जिसकी कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं, तो आपने बताना है इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज अगर पूछी जाए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस, तो आपने बताना है रूमेटिक फीवर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूमेटिक फीवर, ठीक है। और क्या हो सकती है, एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, ये भी क्या करवा देती है आपकी, माइट्रल स्टीनोसिस करवा रही होती है, ये आप लिख लें। अब देखें एग्जामिनर क्या पूछता है,
कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया हमारे पास कौन सा माइट्रल स्टेनोसिस का, तो हम उसके अंदर कौन सा मरमर सुनेंगे? हाँ जी, किसी को पता कौन सा मरमर सुनेंगे? बेसिक्स फॉलो। हाँ जी, हाँ जी। मिड क्लेवी। हाँ। अच्छा, ये तो आपने वो बताएं बताएं। मिड डायास्टोलिक मरमर सुनेंगे इसके अंदर, ठीक है। मिड डायास्टोलिक मरमर सुनेंगे। अब देखें, मिड डायास्टोलिक मरमर क्यों सुनेंगे? ये देखें, आपका जो हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा होता है, जो प्री लोड आता है, वो किस कंडीशन में आता है? उसको हम डायास्टोल नहीं बोलते, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ा होता है हमारे पास? माइट्रल वाल्व इस तरह नहीं पड़ा होता, इधर लेफ्ट वेंट्रिकुलर नहीं होता। जब इस माइट्रल वाल्व की स्टेनोसिस है, ठीक है, तो जो प्रीलोड आएगा डायस्टोलिक आएगा, वो भी ठीक नहीं आएगा। जो ब्लड आगे जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर की तरफ ठीक नहीं जाएगा। इसीलिए हम इस पेशेंट के अंदर कौन सा देखेंगे? मिड डायस्टोलिक मरमर देखेंगे, ठीक है। डायस्टोलिक जो उसकी साउंड वो आएगी ड्यूरिंग डायस्टोल, ड्यूरिंग हार्ट फीलिंग। जब माइट्रल वाल्व बंद होगा ना, तो एबनॉर्मल साउंड सुनेंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज मिड डायस्टोलिक मरमर सुनेंगे। अच्छा, मैंने क्या कहा? नैरोइंग होगी है किसकी? माइट्रल वाल्व की होगी है। इसकी कॉजेज पूछा जाए तो आपने बताना है जीरोमेटिक करवा सकती है, एंडोकार्डाइटिस करवा सकती है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर। अब देखें, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसके अंदर क्या हो गया है? माइट्रल स्टेनोसिस हो गई है। अब आपको पता है जब उसके अंदर माइट्रल स्टेनोसिस हो गई है, माइट्रल वेल से जो है ब्लड वो सही तरह बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जब माइट्रल वेल से सही तरह ब्लड नहीं जाएगा, यहाँ पे माइट्रल वेल ऐसे पड़ा हुआ है, जब यहाँ से ब्लड सही तरह बाहर नहीं जाएगा, तो ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ज्यादा नहीं इकट्ठा हो जाएगा, डायलेट नहीं कर देगा लेफ्ट इसके अंदर एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम डायलेट कर देगा, कर देगा। ओके जी, इसके अंदर क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम डायलेट कर देगा। अब देखें, अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ किधर से रहा था? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड किधर से आ रहा था? पल्मोनरी वेन से आ रहा था। तो वापस पल्मोनरी वेन के अंदर ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम से? पल्मोनरी वेन के अंदर जाएगा ब्लड? ओके जी, अगर पल्मोनरी वेन में जाएगा। अब पल्मोनरी वेन ब्लड किधर से लेके आ रही थी? हाँ जी, पल्मोनरी वेन किधर से ब्लड लेके आ रही थी? लंग से लेके आ रही थी। अब मुझे ये बताएं, इस पेशेंट के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी? नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। होगी इसके अंदर। दूसरा, अब मुझे ये बताएं, पल्मोन यहाँ पे लंग्स में ब्लड आया, अब लंग्स से कौन लेके आ रहा था ब्लड? लंग से ब्लड कौन लेके आ रहा था? एक मिनट, लंग से ब्लड कौन लेके आ रहा था? पल्मोनरी आर्टरी नहीं लेके आ रही थी लंग्स की तरफ। और एक आ किधर से रहा था? राइट वेंट्रिकुलर से। जब लंग्स के अंदर जाएगा, उसकी वजह से बच्चों होगा पल्मोनरी एडीमा, ठीक है। अब पल्मोनरी एडीमा तो इस पेशेंट के अंदर हो गया। अब पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जा रही थी लंग्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड आया वापस, माइट्रल यहाँ से आया, माइट्रल वेल से ब्लड आया वापस, पल्मोनरी वेन में गया, पल्मोनरी वेन से लंग्स में गया, लंग से दोबारा किधर गया? पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से आगे किधर दोबारा गया? राइट हार्ट में गया। तो क्या लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर आपका राइट साइड हार्ट फेलियर करवा सकता है? अब पता चला कि लेफ्ट वाला राइट हार्ट फेलियर क्यों करवाता है। तो क्या इस पेशेंट के अंदर राइट हार्ट फेलियर हो सकता है माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से? हाँ जी, हो सकता है इसके अंदर। ओके जी, इसके अंदर राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ओके, राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो सकता है। अच्छा, अब जो राइट साइडेड पे ब्लड आ रहा था, थोड़ा सा इसको आगे वो टॉपिक को लेके जाते हैं। राइट साइड पे जो ब्लड आ रहा था, वो किधर से आ रहा था? मुझे अब ये बताएं। सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा से आ रहा था? हाँ जी, सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा। जब आपको पता है कि सुपीरियर वेना कैवा अपर लिम्ब से ब्लड लेके आ रही होती है, तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा? फेशियल फ्लशिंग होगी। उसका जो फेस है वहां पे पफिनेस स्टार्ट हो जाएगी, रेडनेस स्टार्ट हो जाएगी, नंबर वन। अब इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड आया। अब आपको पता है इंफीरियर वेना कैवा किससे ब्लड लेती है? इंफीरियर वेना कैवा किससे लेती है? हाँ जी, कौन सी ऐसी वेन है जो ड्रेन करती है इंफीरियर वेना कैवा के अंदर? हाँ जी, हाँ जी, बताएं। पोर्टल वेन, ठीक है। अब पोर्ट अंदर दोबारा पड़ी इंफीरियर वेना कैवा से। जब ये इंफीरियर वेना कैवा से दोबारा पोर्टल वेन में गया, अब पोर्टल वेन किधर से ब्लड ले रही होती है? लोअर लिम्ब से नहीं ले रही होती है आपके। तो मुझे ये बताएं, इसके अंदर एडिमा करवा सकती है लोअर लिम्ब का, ठीक है। नंबर इंपॉर्टेंट बात,
आपका असाइटीज करवा सकती है, पेट में इकट्ठा नहीं ब्लड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जहां 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 से ब्लड आ रहा था ना उससे पीछे लेके जाता रहे उसको, एडिमा करवा दी कि उसके अंदर, असाइटीज भी करवा सकती है लेट कॉम्प्लिकेशन के अंदर जाके ना। ठीक है, ये सारे इसके क्या है, अब आप खुद पीछे पीछे एक एक स्टेप जाते रहे जहां जहां से ब्लड आ रहा था, और उसका उस स्पेसिफिक ऑर्गन की आप उसको डैमेज करा दे। फॉर एग्जाम्पल एसोफेजियल वेरिसिस हो सकती है इस पेशेंट के अंदर। किसी को पता है एसोफेजियल वेरिसिस क्यों होगी इस पेशेंट के अंदर? हाँ जी बच्चों, जो आपकी एसोफेगस वेन है ना, जो वेन होती है एसोफेजियल की भी, उसने भी आगे पोर्टल के अंदर ही जाना होता है। तो अब आप पोर्टल से प्रेशर पीछे जा रहा है, तो जो जो अब जो जो वेन्स ड्रेन कर रही है पोर्टल वेन के अंदर, उसके अंदर बैक फ्लो जाएगा ब्लड का। ठीक है, इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, लोअर लिम्ब का एडीमा स्टार्ट हो जाएगा, पेरिफेरल एडीमा जिसको हम बोलते हैं। फेशियल फ्लशिंग इसके अंदर होगी, इस पेशेंट के अंदर फेशियल फ्लशिंग इसलिए होगी क्योंकि सुपीरियर वेना कैवा में प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, पल्मोनरी एडीमा होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पेशेंट के अंदर ना एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है। अब देखें एट्रियल फिब्रिलेशन क्यों होगी, जब बच्चों हार्ट के अंदर ब्लड ज्यादा देर रहेगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, जब मैंने आपको कहा प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हार्ट जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वो जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब आपको पता है कि टैकीकार्डिया की अगली स्टेज कौन सी होती है, फिब्रिलेशन ही होती है ना, हार्ट फड़फड़ाना शुरू हो जाएगा। किसी तरह वो कोशिश करेगा कि मैं ब्लड बाहर निकाल दूं, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा। इसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगी। जब वो ब्लड सही तरह बाहर नहीं निकाल पा रहा, तो यहाँ पे ब्लड रुकना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पता है जब यहाँ पे ब्लड की स्टेसिस होगी तो क्या हो जाएगा, थ्रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, थ्रोम्बस भी बन सकता है। अब थ्रोम्बस की, अगर यहाँ पे थ्रोम्बस बना, थ्रोम्बस टूटा, टूटने की वजह से वो बैक फ्लो गया, पूरी बॉडी में गया, थोड़ा सा यहाँ से निकल के आगे गया, तो वो अगर आपकी ब्रेन की तरफ चला जाएगा ना, तो वहां पे वो क्या करवा सकता है, स्ट्रोक भी करवा सकता है। ठीक है, एम्बोलाई बन जाएगा ना, थ्रोम्बस आगे किसमें टूट के क्या बनता है, एम्बोलिज्म बनता है। तो जब एम्बोलिज्म आगे जाएगा, ब्रेन की आर्टरी, कैरोटिड आर्टरीज में चला गया, वहां पे जाके वो क्या करवा देगा, स्ट्रोक भी करवा सकता है। समझ आ गई? जी, ऑर्टनर सिंड्रोम भी हो सकता है इसके अंदर। क्या होता है ऑर्टनर सिंड्रोम? ऑर्टनर सिंड्रोम क्या होता है, माइट्रल स्टीनोसिस वाले पेशेंट के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन है वो ऑर्टनर सिंड्रोम भी होती है। हाँ जी शराज, क्या होता है? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, और क्या होता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, डिस्फेजिया, वेरी गुड, प्लस एग्जामिनर क्वेश्चन पता किस तरह देता है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। वो कहेगा कि 35 ईयर ओल्ड मेल आया हमारे पास, क्लिनिकल फीचर बताएगा, उसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, डिस्फेजिया है। ऑन एग्जामिनेशन आपने मरमर सुना, मिड डायस्टोलिक मरमर, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? माइट्रल ऑर्टनर सिंड्रोम होगा। ठीक है, ऑर्टनर सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन किसकी है ये, हमारी माइट्रल स्टीनोसिस की। अब मुझे ये बताओ, इसके अंदर ऑर्टनर सिंड्रोम के अंदर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस क्यों होगी? हाँ जी शराज, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस क्यों होगी? नंबर वन इंपॉर्टेंट बात इसकी कॉम्प्लिकेशन में। नंबर सेकंड, आपने मुझे क्या बताया, इसके अंदर डिस्फेजिया होता है। ये दोनों बातें बताओ क्यों हो रही हैं। डिस्फेजिया क्यों होता है, और ये लेफ्ट रिकरेंट, जी वेरी गुड। जब आपका हार्ट के अंदर बच्चों ब्लड ज्यादा दे रहेगा, हार्ट का साइज बढ़ जाएगा। जब हार्ट का साइज बढ़ जाएगा, तो आपकी जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, जो किसकी ब्रांच है, वेगस नर्व की, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व क्या होगी, इरिटेट होगी। ये आपके वोकल कॉर्ड को सप्लाई कर रही होती है। तो इसकी वजह से क्या होगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए डिस्फेजिया क्यों होगा, आपने बताना डिस्फेजिया इसलिए होगा जब ब्लड हार्ट के अंदर ज्यादा देर रहेगा, पीछे हमारी एसोफेगस पड़ी होती है, ये एसोफेगस को कंप्रेस कर देगा, इसीलिए डिफिकल्टी इन ईटिंग, डिस्फेजिया उसको हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई कि डिस्फेजिया कैसे होता है? ओके जी, ओके जी, अगर समझ में आ गई। अच्छा, अब इसको भी कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, अगर पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, तो आपने बताना है इकोकार्डियोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, आपने इसमें भी कहना वेल्व रिप्लेसमेंट करते होते हैं हम। अच्छा, इसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं हम, इस पेशेंट के अंदर सीबीसी कर सकते हैं। सीबीसी करेंगे तो क्यों करेंगे, पहले तो ये बताओ ना। हाँ जी, सीबीसी कर सकते हैं इस पेशेंट के अंदर, कर सकते हैं तो क्यों करेंगे? सीबीसी इसलिए करेंगे, मैंने आपको जब इसकी कॉज बताई थी, रूमेटिक फीवर,
ठीक है, उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक वो होता है ना, पैथोजन स्ट्रेप्टोकोकस होता है, वो करवाता है। इसीलिए हम इसके अंदर रोमेटिक फीवर करेंगे, वो सॉरी सीबीसी करेंगे। उसके ऊपर क्या मिलेगा, हमें न्यूट्रोफिल्स का लेवल देखेंगे, इन्फ्लामेशन तो नहीं चल रही बॉडी में, इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, इसीलिए क्या करेंगे, सीबीसी करेंगे। डब्ल्यूबीसी का लेवल चेक करेंगे इसके अंदर, वो दोनों अगर रेज हुए, साथ उसको ऑर्टनर सिंड्रोम वाले फीचर हुए, तो आपने आंखें बंद करके क्या आंसर बताना है इसका, माइट्रल स्टीनोसिस होता है इसके अंदर। ठीक है, इस पेशेंट को माइट्रल स्टीनोसिस हो रहा है। समझ आ गई क्यों करनी है इस पेशेंट के अंदर सीबीसी भी। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सेम वही है, इसके अंदर हमने क्या करना है, वेल्व रिप्लेसमेंट कर दें। वही डिस्निया, ऑर्थोपनिया, हीमोप्टेसिस। अच्छा, आपकी बुक ने ना, हमने जो सारे क्लिनिकल फीचर दिए हैं उसने लिखा है ऑर्थोपनिया। किसी को पता है ऑर्थोपनिया क्या होता है, हीमोप्टेसिस क्या होती है, ऑर्थोपनिया क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन वाला मतलब, ऑर्थोपनिया स्वेटिंग। ऑर्थोपनिया पूछ रहा हूँ, जैन। ओके, अच्छा, पेशेंट कुशन लेके सोता है, हाँ जी। ऑर्थोपनिया ये होता है कि आपके उस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा होता है, कि जब वो लेटता है ना, ड्यूरिंग मतलब कि वो लेटता है, सुपाइन पोजीशन पे होता है, जब उसका वेनस रिटर्न बढ़ता है, जब उसका वेनस रिटर्न हार्ट की तरफ बढ़ेगा, पहले ब्लड बाहर नहीं जा रहा, एकदम से उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है वो वापस लंग्स की तरफ जा रहा है। दिस इज नोन एज ऑर्थोपनिया। समझ आ गई, सांस का मसला होता है जी, क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया। जब वो लेटता है, उसका वेनस रिटर्न बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसको ऑर्थोपनिया होता है। हीमोप्टेसिस क्यों होती है, जब मैंने आपको कहा लंग्स के अंदर जा रहा है आपका क्या, ब्लड जा रहा है, ठीक है, वो लंग्स को डैमेज भी करेगा वहां पे जाके। जो मैंने बोला था पल्मोनरी एडीमा हो रहा है, तो ड्यूरिंग कफ उसके अंदर क्या होगा, ब्लड होगा। दिस इज नोन एज हीमोप्टेसिस। ठीक है, हीमोप्टेसिस बोल लें। समझ आ गई, बस सारे पॉइंट वही लिखे हैं, इसको एक दफा खुद ही बेशक रीड आउट कर लेना। इसमें भी वही है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वही वाला पॉइंट है, उसको क्या कहते हैं, इकोकार्डियोग्राफी ट्रीटमेंट पेशेंट के अंदर क्या है, इसको रिप्लेसमेंट कर दें। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा, जब मैंने आपको कहा था कि इस पेशेंट के अंदर माइट क्या हो रही है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है, मैंने आपको बात बताई थी ना। अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, पहले तो हम उसको ट्रीट करें ना, फिर बाद में वैल्व रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम क्या दे सकते हैं, हम एंटी एरिथमिक ड्रग दे सकते हैं। हाँ जी, हम उस पेशेंट के अंदर एंटी रिथमिक ड्रग देंगे, डाइजॉक्सिन देंगे। एंटी रिथमिक ड्रग भी दे सकते हैं और डाइजॉक्सिन भी दे सकते हैं। डाइजॉक्सिन क्या करवाती थी आपकी, पॉजिटिव इनोट्रोपिक एजेंट है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्टिलिटी करवाती थी। ठीक है, अब ए फिब वाला पेशेंट है, ए फिब वाले के अंदर मैंने कहा था हार्ट इस तरह होता है जैसे फड़फड़ा रहा है ना आपका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं। ठीक है, कुछ कॉन्ट्रेक्टिलिटी हो लेकिन अच्छे वाली स्ट्रांग हो, इसीलिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे और बीटा ब्लॉक कर देंगे। हम इस पेशेंट के अंदर कौन से बीटा ब्लॉक कर देंगे और कौन सी क्लास के कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे, पहले ये बताएं मुझे। सेलेक्टिव देंगे बीटा ब्लॉकर के नॉन सेलेक्टिव देंगे, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन से देंगे, नॉन डाइहाइड्रोपेरिडीन, जो सिर्फ हार्ट पे एक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए हम इस पेशेंट के अंदर क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं। और क्या करेंगे, हम इसके अंदर वेलवॉटमी कर देंगे। अब वेलवॉटमी क्या होता है, जो एरिया आपका स्टीनोज है उसको ओपन करके, ओपन हार्ट सर्जरी के, उसको कट कर दें और बाकी वेल्व को वैसे ही लगा दें। ठीक है, दिस इज नोन एज वेलवॉटमी या बैलून वेलवॉटमी कर सकते हैं। एट द एंड ट्रीटमेंट इसका क्या है, वेल्व रिप्लेसमेंट कर दो, मोर देन इनफ है। ठीक है, फिर बात करते हैं माइट्रल रिगर्जिटेशन की। अब जल्दी जल्दी खत्म करें यार इस टॉपिक को। माइट्रल रिगर्जिटेशन पता क्या होता है, अब आपको पता है वही वाला जो वाल्व था आपका माइट्रल वाल्व, अब ये सही तरह बंद नहीं हो रहा। जब बच्चों ये सही तरह बंद नहीं होगा, ये पीछे की तरफ जाएगा। ये पीछे की तरफ जाएगा, वही पल्मोनरी एडीमा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, सारे फीचर वही, पेरिफेरल एडीमा। और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताएं, राइट हार्ट फेलियर भी इसके अंदर हो सकता है। सारे वही वाले फीचर जो हमने पहले पढ़े हैं इसके अंदर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एडीमा, ईच एंड एवरीथिंग वही है इसके अंदर। ठीक है, ऑर्थोपनिया होगा, डिस्निया इस पेशेंट के अंदर भी होगा, सारी चीजें वही हैं। अगर इसकी भी कॉजेज पूछी जाए, ऐसी कौन सी कॉजेज हैं, तो आपने बताना है रोमेटिक फीवर। रोमेटिक फीवर बता दे इसके अंदर। ठीक है, कुछ आप कॉजेज बता दें इसके अंदर, वो होती है कॉन्जेनाइटली भी हो सकती है, जिसके अंदर आपका कोडा टेंडनी डैमेज हो जाता है। अब कोडा टेंडनी किस डिजीज के अंदर मैंने आपको बताया था डैमेज हो जाता है, हाँ जी, होलोसिस्टोलिक हाँ, इसके अंदर होलोसिस्टोलिक मरमर सुनते हैं, क्यों? क्योंकि आपका ब्लड बैकफ्लो हो जाता है, जो आपका ये सिस्टोलिक, जब आपको पता है वेल्व बंद हो ना,
तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है। हमारे पास वैल्व तो सही तरह बंद होगा नहीं, इसलिए क्या होगा इस पेशेंट के अंदर होलो सिस्टोलिक या पैन सिस्टोलिक मरमर सुनते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक डिजीज पढ़ाई थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि आपके वेंट्रिकुलर वॉल रप्चर हो जाते हैं, कोडा टेंडनी रप्चर्ड हो जाते हैं। माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स, कॉर्डा टेंडनी रप्चर्ड हो जाते हैं। मैंने पिछले दिनों में एक डिजीज पढ़ाई है, किसी को पता है किसके अंदर मैंने कहा था वेंट्रिकुलर वॉल रप्चर्ड हो जाते हैं, कॉर्डा टेंडनी रप्चर्ड हो जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। याद है किसी को? इसलिए कहा था पिछला याद करके आना। एम आई, वेरी गुड शिराज। एम आई वाले पेशेंट के अंदर मैंने बताया था 4 से 7 दिन के अंदर पेशेंट आए, मैक्रोफेज जाते हैं, मैक्रोफेज जाके आपके डैमेज करते हैं वेंट्रिकल वॉल को। जब वेंट्रिकुलर वॉल डैमेज होती है तो कॉर्डा टेंडनी डैमेज हो जाती है। जब कॉर्डा टेंडनी डैमेज हो जाती है, माइट्रल वेल्व सही तरह बंद नहीं होता। जब माइट्रल वेल्व सही तरह बंद नहीं होता, माइट्रल रिगर्जिटेशन होती है और पैन सिस्टोलिक मरमर सुनते हैं। याद आया? ये सारी बातें मैंने वहां पे बताई हुई थी। हाँ जी, याद है ये वाला पॉइंट? ओ की जगह याद है। तो एमआई का पेशेंट के अंदर हो सकता है माइट्रल वेल्व रिगर्जिटेशन, हो सकता है। नंबर एक और इसमें लिख ले, एंडोकार्डाइटिस, वही वाली जो माइट्रल स्टेनोसिस की है, वो इसके अंदर क्या करवा देती हैं, माइट्रल रिगर्जिटेशन भी करवा देती हैं। क्लिनिकल फीचर भी वही है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है। जो अयोटिक स्टेनोसिस का मैंने मरमर बताया था वो कैरोटिड की तरफ रेडिएट कर रहा था, लेकिन अगर पूछा जाए तो माइट्रल रिगर्जिटेशन का मरमर है वो किधर रेडिएट करता है, तो आपने बताना है किस तरफ रेडिएट करता है, एक्सिला की तरफ रेडिएट करता है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंशियल पॉइंट है उसका, उससे अगर वो पूछ ले। इसके अंदर भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, इकोकार्डियोग्राफी करते होते हैं। अगर इसके अंदर पूछा जाए, अच्छा, अगर इसके अंदर पूछा जाए इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, तो आपने बताना है इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस वही है, वेल्व रिप्लेसमेंट कर दें इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई सबको? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? ओके जी। अच्छा, इसका ना फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी लिखना है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट है ना। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम इसको डायूरेटिक्स देंगे। अब मुझे ये बताएं इसके अंदर डायूरेटिक्स क्यों देंगे? ठीक है, नंबर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और इस पेशेंट के अंदर हम क्या दे सकते हैं, डाइजॉक्सिन दे सकते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाएगी, पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग है। जित वो जब जोर से कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाएगी ब्लड बाहर जाएगा, जब ब्लड बाहर जाएगा तो थोड़ा बहुत बॉडी को ब्लड मिल सकता है। ठीक है, वेरी गुड। फ्लूइड को तो रिमूव करवाती है, लेकिन हमने इसके अंदर क्यों देना है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ जी, फ्लूइड को रिमूव करवाती क्योंकि जो माइट्रल वेल्व है वो सही तरह बंद नहीं हो रहा। तो माइट्रल वेल्व सही नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा, तो बच्चे उसके अंदर रिगर्जिटेशन ही हो रही है ना, ब्लड पीछे की तरफ जाएगा, वो अडीमा करवा रहा है। ठीक है, अब वो अडीमा करवा रहा तो हम ऐसी डायूरेटिक्स देंगे जो अडीमा को कम करवाती हैं। ठीक है, वो कौन सी होती हैं, लूप डायूरेटिक्स होते हैं, थायजाइड डायूरेटिक्स होते हैं। इसीलिए हम इसके अंदर क्या देंगे, डायूरेटिक्स देंगे। डाइजॉक्सिन बता दिया क्यों देनी है इस पेशेंट के अंदर। अच्छा, इस पेशेंट के अंदर हम एसी इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी दे सकते हैं। मैंने कहा था कि सिर्फ ईफ्रंट की वैजो कंस्ट्रिक्शन करवाती है, बाकी सबकी क्या करवाती हैं, वैजो डायलेशन करवा रही होती हैं। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर हम क्या देंगे बच्चों, एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं।